तरफ हमें दिखाया जाता है माया उसे अपने साथ चलने के लिए मना रही होती है, पर वो मना करके चली जाती है क्योंकि उसकी दुनिया अलग है। वहाँ पे माया समझ जाती है शायद से या कोई याकुजा फैमिली से होगी, गैंगस्टर फैमिली से, उसका साथ देने का वादा करती है। शाम के समय जब बिनियो जा रही थी, रोकू वहाँ पे आता है और रोकू उससे बात करने लग जाता है, जहाँ पे बिनियो का जो फैमिलियर पेट होता है वो उससे लड़ाई कर रहा था। वो रोको को उससे बात करने नहीं देना चाहता था। दूसरी तरफ घर पे आते हैं जहाँ पे रियो अब हॉस्पिटल से आ चुका था। रियो काफी सारे सीनियर्स के साथ एक एक्सोर्सिज्म करने के लिए जा रहा था, जहाँ पे वो चलने के लिए बिनियो से पूछता है। बिनियो पहले से ही रेडी होती है उन लोगों के साथ चलने के लिए, उन्हें हाँ कर देती है। दूसरी तरफ रोकू जो होता है वो कहता है रियो की तबीयत खराब है इसलिए मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ। वो लोग इसकी इस तरह की बात सुन के काफी ज्यादा हैरान थे कि आखिर क्या रोको उनके साथ एक्सोर्सिज्म करने के लिए तैयार हो चुका इतने सालों बाद में, इसलिए उसे मना नहीं कर सकते थे। वो उसे चलने के लिए मान चाहते और उसे लेके जाना चाहते थे। अगले दिन अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पे बिनियो जो होती है वो जॉगिंग के लिए जा रही थी, जहाँ पे रोकू आता है जो कि एक्सोर्सिज्म की ड्रेस पहन के आया था। वो काफी ज्यादा क्यूट लग रहा था। अब वहाँ से रियो से लेके चला जाता है। बिनियो के लिए जॉगिंग कर रही थी, जहाँ पे हमें पता चलता है रियो ने इस बार उसे मना कर दिया था क्योंकि रोकू उनके साथ आना चाहता है अकेले और वो देखना चाहते हैं कि बिनियो के पास में माया आती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रोकू जो होता है वहाँ पे एक्सोर्सिज्म करने के लिए तैयार हो चुका था। वो एक तलिस्मान बाहर निकालता है, काफ़ी सारे स्टोन्स के अंदर वो स्पिरिचुअल एनर्जी डाल के उन्हें एक बुलेट की तरह इस्तेमाल करता है और काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करने लग जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहा था, जहाँ पे सीनियर्स एक बक्से के अंदर मॉन्स्टर को कैद करके मार रहे थे। रियो काफ़ी ज़्यादा खुश था, पर तभी वहाँ पे और भी ज़्यादा मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जो उन पहले वालों से पावरफुल थे। उनसे फाइट करते दौरान उन्हें पता चलता है कि वो चारों तरफ से घिर रहे होते हैं, इसलिए सीनियर्स भी अब फाइट करने लग जाते हैं। उनकी फाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही थी। दूसरी तरफ माया और बिनियो जो थी वो खाना खा रही थी और खाना खाते वो दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं, पर तभी वहाँ पे उल्टी दुनिया का दरवाज़ा खुल जाता है। बिनियो बाहर आती है जहाँ पे वो देखती है कि उल्टी दुनिया के मॉन्स्टर्स का ये किया धरा है। दूसरी तरफ रोको भी एक मॉन्स्टर को मार रहा होता है, पर उसके सीनियर्स ब्रदर काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो रहे होते हैं। उस बड़े वाले मॉन्स्टर को अपने काबू में नहीं कर पा रहे थे। उसे मारने के लिए रियो को अपनी असली पावर दिखानी पड़ेगी। उनके तलिस्मान भी वो मॉन्स्टर तोड़ रहा होता है। अब दूसरी तरफ बिनियो जो थी वो दूसरी दुनिया के अंदर जाती है क्योंकि वो अब इन लोगों को मारना चाहती थी जो कि माया के साथ उसको खाना खाने के लिए परेशान कर रहे हैं, खाना खाने नहीं दे रहे हैं। वो उल्टी दुनिया का दरवाज़ा खोलती है, अंदर जाती है। माया ये देख के घबरा जाती है, वो अब अकेली हो चुकी थी। दूसरी तरफ बड़ा वाला शैतान रोको के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, पर सीनियर ब्रदर खुद इंजर्ड हो जाते उसे बचाते हुए। रोको गुस्से में आ चुका था वही बात को लेके जहाँ पे पहले भी उसके दोस्त उसकी वजह से मारे गए थे। वो अब उस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज करता है और अपने गॉन्गलेट का इस्तेमाल करता है तलिस्मान की मदद से। उसके अटैक को डॉज करते हुए उसके हाथ पे चढ़ के जाता है, उसके मुंह पे एक मुक्का मारता है। वो मॉन्स्टर जो होता है उसके एक ही मुक्के के अंदर वापस से मिट्टी में ध्वस्त हो जाता है और वो एक एक करके सभी मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। बिनियो भी अब सारे मॉन्स्टर्स को हरा के रियल वर्ल्ड में आती है, जहाँ पे माया उसे शुक्रिया अदा करती है कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी उसके लिए, पर वो आखिरकार आ ही गई। अब माया भी जो होती है उसे हक कर लेती है और बिनियो भी एक दूसरे को हक करके अपनी दोस्ती की पहली सीढ़ी के ऊपर कदम रखते हैं, जहाँ पे बिनियो के साथ में माया बताती है कि मेरे भी ग्रैंडपा एक एक्सॉर्सिस्ट है, वो एक हेड मास्टर है। ये बात तो सुन के बिनियो समझ जाती है जो कि हमारे हेड मास्टर हैं वो इसी के ही ग्रैंडपा है। वो दोनों अपने घर की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, जहाँ पे घर की तरफ बढ़ते हुए वो सामने देख पाते हैं कि अब रोको की टीम पूरी आ चुकी हुई होती है अपना एक्सॉर्सिज्म करके। रोको सामने खड़ा था, वो उसकी तारीफ कर रहे थे। तभी माया वहाँ पे आती है और वो रोको पे गुस्सा हो जाती है कि आखिर वो कहाँ पे था, वो उसके सवालों का जवाब नहीं देता है। अब वो साथ में बैठ के बात करने लग जाते हैं, पर तभी वहाँ पे हेड मास्टर आते हैं जो कि यहाँ पे रोको और वो बिनियो के लिए एक टास्क लेके आए हुए होते हैं। वो उन्हें एक जगह पे लेके जाने लग जाते हैं अपनी कार के अंदर जो कि अल्टो 800 होती है, जहाँ पे रोको पूछता है कि आखिरकार बॉस तुम हमें कहाँ लेके जा रहे हो, पर उनका बॉस जो होता है वो कहता है बस तुम मेरे साथ चलो, अब तुम्हें वहीं पे जाके पता चलेगा। अब वो उन्हें एक होटल में ले आता है जो कि ग्रैंड पैलेस जैसा दिख रहा होता है, जहाँ पे स्विमिंग पूल भी था। वो कहता है कि मैंने अपने समय में काफ़ी सारी चिक्स को स्मैश किया है इसी जगह के ऊपर, अब रोको मेरा ही सक्सेसर बनने वाला है, इसलिए मैं उसे वहाँ पे लेके आया हुआ हूँ। बिनियो जो होती है आसपास की जगह देख रही होती है, वो उसकी बातों को सही समझ रही होती है जो कि डबल मीनिंग की होती है। रोको एक बेड को देखता है जो कि इसके सामने था, जो कि शेल्स के ऊपर बना था, जहाँ पे कि उनका बॉस जो होता है उसके ऊपर उछल के बताता है कि इसी बेड के ऊपर मैंने काफ़ी सारी चिक्स को स्मैश किया है। रोको अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें अब जल्द से जल्द बच्चा पैदा करना है और वो बच्चा ही शैतानों को ख़त्म करेगा, तो तुम तैयार क्यों ना हो जाओ।
उसकी ये बात सुनकर रोकुरो उन पर गुस्सा हो जाता है कि आखिर वो क्या कह रहे हैं। वो लात की भी मारता है। पर तभी हेडमास्टर आते हैं और वहाँ पे काफ़ी सारा सामान रखवा देते हैं जो कि इनके काम आने वाला है यहाँ पे रहने के लिए। उसकी ये बात सुनकर रोकुरो हैरान था। हेडमास्टर कहते हैं तो अब मैं तुम्हें काफ़ी समय बाद मिलूंगा, जब तक के लिए तुम मुझे खुशखबरी देने के लिए तैयार हो जाना। मैं आशा करता हूँ कि तुम हमें जल्द ही बच्चा पैदा करके दे दोगे। ये कह के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसकी ये बात तो सुन के रोकुरो का दिमाग खराब हो रहा था कि बॉस आखिरकार मेरे को कैसा टास्क दे के गए हैं। वो सर पकड़ लेता है। पर तभी जैसे ही वो बेड की तरफ जाता है हमें दिखाया जाता है उनके ऊपर नज़र बनाई रखी हुई होती है। अब जो बिनियो होती है वो अपने बेड को हिलाने की कोशिश करती है पर से वो हिल नहीं रहा था। और उसी समय वो दीवार जो थी वो अपने आप नीचे गिरने लग जाती है। घर जो होता है अब टिल्ट हो जाता है। और ये देख के वो लोग हैरान थे। जहाँ पे बॉस उन्हें बताता है कि अभी तुम्हारा टास्क है, तुम्हें एक दूसरे का साथ देना है और इस कमरे से बाहर निकलना है। अगर तुम नहीं निकल पाए तो तुम हमेशा के लिए यहीं पे कैद हो जाओगे, वरना मारे जाओगे। उसकी बात सुन के वो लोग हैरान थे। बॉस कहता है तुम्हें अब जल्द से जल्द अपना टास्क पूरा करना पड़ेगा, वरना तुम्हारे पास खाने की भी सप्लाई नहीं है। ये बात तो सुन के वो लोग हैरान हो चुके थे। अब वो लोग उस घर की तलाशी करने लग जाते जहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर सामने रखा था, जहाँ पे वो वेंटिलेशन एयर वाली जगह की तरफ जाएंगे और वहाँ से वो बाहर निकल जाएंगे। पर उनका ये टास्क फेल होते हुए दिखाई दे रहा था, जहाँ पे कि रोकुरो तो एक बेड के ऊपर भी नहीं चढ़ पा रहा था जो कि उसकी पहली सीढ़ी है। पर दूसरी तरफ बिनियो बड़े ही आराम से वहाँ पे चढ़ जाती है। वो अपने हाथ से रोकुरो को ऊपर खींचने का इरादा करती है। वो ऊपर आता है, वो उसके ऊपर गिर जाता है। अब वो अपना टास्क आगे करने की सोचते हैं। वो धीरे धीरे एक दूसरे की मदद करके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर उसी दौरान वो काफ़ी बार फेल भी होते हैं, जहाँ पे एक बार बिनियो की टांग उसके मुंह पे लग जाती है और दोनों नीचे आके गिर जाते हैं। वो अपनी पूरी कोशिश वापस से ट्राई करते हैं और एक एक करके वो वापस से पहली सीढ़ी फिर दूसरी सीढ़ी, इसी प्रकार वो अपने लास्ट अटैम्प्ट पे आ जाते हैं, जहाँ पे कि अब स्क्रू ड्राइवर को पकड़ना ही बाकी रह गया था। उसके बाद वो इस जगह से बाहर निकल सकते हैं। वो रोकुरो रस्सी से ऊपर चढ़ाती है। स्क्रू ड्राइवर को पकड़ने के लिए रोकुरो जो होता है अपना हाथ आगे करता है और बिनियो को ऊपर चढ़ने के लिए कहता है। इसकी ही मदद से वो लोग अब इस जगह से बाहर निकल सकते हैं। बिनियो तैयार हो जाती है। वो अब उस जगह को खोल देती है जहाँ से उन्हें बाहर निकलना है। अब वो उसके अंदर से होते हुए एक छोटी सी जगह से होते हुए वो बाहर निकल रहे थे, जहाँ पे बाहर निकलते हुए सीनियर्स की कॉल आती है। वो बताते हैं कि हमारे ऊपर मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया है, ये मॉन्स्टर ताकतवर है, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। इसलिए वो और भी जल्दी अपना टास्क पूरा करने लग जाते हैं। जहाँ पे एक स्क्रीन थी जहाँ पे कुछ आसान सवालों के जवाब देने हैं, फिर ही वो निकल पाएंगे। अब बिनियो जो होती है उन सवाल को जवाब देने लग जाती है। पर रोकुरो का दिमाग खराब हो रहा था क्योंकि उसके सीनियर ब्रदर मुश्किल में है और वो यहाँ पे इन सवालों का जवाब देगा। पर उसकी खुशकिस्मत अच्छी थी कि उसे एक आसान सवाल मिलता है जिसका जवाब वो जल्दी ही दे देता है। वो बाहर निकल आते हैं। अब वो वहाँ से अपने सीनियर ब्रदर की मदद करने के लिए जाते हैं। जैसे ही वो अपनी असली दुनिया में आते हैं, सीनियर ब्रदर्स के पास में मेंटिस तरह के कुछ डीमंस थे, वो उनके ऊपर अटैक कर रहे थे। पर तभी वहाँ पे बिनियो और रोकुरो सही समय पे आ जाते हैं। वो उनके ऊपर अपनी फुल ताकत से अटैक कर रहे थे और इस प्रकार वो उन सभी को एक एक करके मारने में कामयाब हो पा रहे थे। अब सीनियर ब्रदर को ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही होती है जब वो इन दोनों के अलावा अकेले फाइट कर रहे थे। उस दिक्कत के मुकाबले एक एक करके वो सभी लोगों ने उन सारे डीमंस को मार दिया होता है जितने भी मेंटिस उस जगह पे थे। अब वहाँ पे हमें बताया जाता है कि बिनियो की हेयर पिन अब उसके बालों में नहीं है जो कि उसके भाई ने दी थी। अब वो पागलों की तरह उसे उस जमीन के अंदर खोजने लग जाती है जहाँ पे कि अभी तक उसने जितने डीमंस को मारा था। अब दूसरी तरफ अब जो रोकू होता है उसे खींच के उसी जगह पे ले जाता है और उसे उसका हेयर पिन दे देता है। और ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। रोकू कहता है तुम्हें मुझसे इस तरह बोलने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मेलिटी मत रखो। अब लोग खाना खाते हैं, एक साथ एक जगह पे बैठते हैं जहाँ पे उसके भाई के बारे में पूछता है, जिस पे बिनियो अपने भाई के बारे में बताती है कि वो वाकई में मुझसे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था और उसी ने ही मुझे वो हेयर पिन दी थी और मुझे उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार है। पर अभी के समय वो नहीं बचा है, वो मर चुका है कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट। तो रोकू भी उसे अपनी कहानी बताता है जिसमें वो बताता है कि उसके पेरेंट्स भी नहीं रहे हैं, कुछ एक्सीडेंट पहले वो मर चुके थे। वो अपने दोस्तों के साथ ही रहता है डोरूम के अंदर। अब वो जब दोनों आपस में बात कर ही रहे थे और वो सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन वो उठते हैं जहाँ पे माया उनके घर पे आई थी, उसकी तबीयत खराब थी। वो उनसे यहाँ पे मिलने के लिए आई थी, जहाँ पे वो ये देख के हैरान थी कि रोको सच में क्या बिनियो के साथ में बच्चे करने का टास्क मिला है। वहाँ पे रोको जो होता है उसे इस तरह की चीज़ें सोचने से इनकार कर देता है क्योंकि वो इस तरह का टास्क कभी भी नहीं करने वाला है, वो उनके कहने पे नहीं चलेगा। माया उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सैड हो रही थी। वो अब उन लोगों से काफ़ी देर तक उसी जगह पे बैठ के बात करती है और दूसरी तरफ रोको जो होता है अब उसे उसके घर पे जाने के लिए कह देता है। पर तभी बिनियो बीच में आ जाती है
और वो कहती है कि अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो तुम सोच सकती हो जो भी तुम्हारे मन में है, पर रोकू को वो टास्क करना ही पड़ेगा। वो दोनों उसके लिए गुस्सा हो जाती हैं क्योंकि माया चाहती थी कि वो एक्सोर्सिस्ट का काम छोड़ दे क्योंकि वो खतरे में पड़ सकता है, पर बिनियो उसके लिए मना कर रही थी क्योंकि उसका टास्क है यही करने का। दूसरी तरफ अब रोकू भी जो होता है वो एक्सोर्सिस्ट बनना चाहता है क्योंकि लोगों की मदद करने में उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है। माया अब दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। घर जाते हुए एक रास्ते से गुजर रही थी और उसे वही चीज़ याद आने लग जाती है 2 साल पहले के इंसिडेंट के अंदर, जहाँ पे कि रोकू काफ़ी ज़्यादा रोया था अपने सारे दोस्तों को खो के। अब वो एक जगह से जा रही जहाँ पे एक बच्चे की शैडो दिखाई देती है। पीछे मुड़ के वो देखती है पर वहाँ पे वो बच्चा नहीं था। अब माया वहाँ से जाने लग जाती है। दूसरी तरफ हमें घर पे दिखाया जाता है जहाँ पे कि बिनियो के पास में उसका दोस्त आता है, यानी कि फैमिली पेट। वो उसे एक लॉकेट देता है जो कि माया का था। बिनियो से बताती है ये लॉकेट उसके स्पिरिचुअल एनर्जी को छिपाने में काम आता है। अगर उसके पास ये लॉकेट नहीं होगा तब डीमंस उसके ऊपर अटैक करेंगे। ये बात तो सुन के रोकू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था, क्या सच में माया के पास में ये लॉकेट होना ज़रूरी है? और उसे देने के लिए भागने लगता है जहाँ पे अब माया के पास में एक लड़का आता है जो कि उसका हाथ पकड़ लेता है, पर वो लड़का जो पीछे मुड़ती है वहाँ पे नहीं होता है। वो एक डीमन होता है जो कि शीशे में उसे दिखाई दे रहा था। अब वो माया को अपने साथ उल्टी दुनिया में ले आता है जहाँ पे वो लड़का, एक छोटा सा जो लड़का था, वो एक बहुत बड़े डीमन के अंदर बदलने लग जाता है। माया जो होती है इस तरह की चीज़ होते हुए देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। वो रोने लग जाती है कि आखिर मैं कैसी जगह पे फंस गई हूँ, ये शैतान तो कितना बड़ा है। अब वो शैतान उसे डिवॉर करने के पूरे इरादे में था। वो अपने सारे छोटे छोटे मिनियंस डीमंस को बाहर निकाल लेता है जो कि उसे खाने के लिए तरस रहे थे। पर तभी हमें दिखाया जाता है जब वो डीमन उसे अपने मुंह के पास में लेके आ रहा था, वहाँ पे रोकुरो आ जाता है और उस डीमन के मुंह पे मुक्का मारता है। माया नीचे गिरने लग जाती है। वो माया को बचाने के लिए आगे आता है। माया बेहोश हो चुकी थी उस डीमन को देखने के बाद में, इसलिए अब वो उसे एक जगह पे लिटा देता है। एक तलिस्मान को बाहर निकालता है। वो उस मॉन्स्टर से फाइट करना चाहता था क्योंकि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने माया को चोट पहुंचाई जो कि उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है। वो उससे फाइट करने के लिए तैयार था, पर तभी वहाँ पे बिनियो भी आ जाती है। बिनियो के आने की वजह से अब वो दोनों उस डीमन से एक साथ मिलकर फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर वो डीमन जो होता है बिनियो बताती है काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है और उनके अटैक्स का उसके ऊपर ज़्यादा असर भी नहीं हो रहा होता है। वो डीमन अब उन पे हंसने लगता है कि उनकी ताकत कितनी ज़्यादा कमज़ोर है, क्या वो उसका मुकाबला कर भी सकते हैं। पर तभी एक स्वॉर्ड फ्लैश आता है, वो उसे मार देता है और हमें पता चलता है कि 12 सेज में से एक सेज वहाँ पे आ चुका है जो कि और कोई नहीं बल्कि माया का फादर है। वो अब रोकुरो को काफ़ी ज़्यादा सुनाने लग जाता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई, वो माया के पास में आया, उसकी वजह से वो कितनी ज़्यादा मुसीबत में पड़ चुकी है। और अब हमें उसकी बातों से ये भी पता चलता है कि जो माया का फादर है वो रियो और रोकू का दोनों का मास्टर भी रह चुका है। अब उसकी बेइज्जती करने लग जाते हैं और उससे 2 साल पहले इंसिडेंट की बात करने लग जाते हैं। अब उस इंसिडेंट की जैसे ही बात आती है उसके अंदर बिनियो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाती है, जिसमें वो बताता है कि इसके अंदर रोकू की ही गलती थी जिसके अंदर उसके दोस्त मारे गए थे। उसकी ये बात तो सुन के रोकुरो जो होता है वो माया के फादर को चुप हो जाने के लिए कहता है, पर उसके माया के फादर चुप होने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उसे हकीकत का सामना करना ही पड़ेगा। वो उसके मुंह पे मुक्का मारते हैं। वो चलते चलते अब वो सारी बातें बताने लग जाते हैं कि 2 साल पहले के इंसिडेंट के अंदर और किसी की गलती नहीं बल्कि रोकुरो की ही गलती थी। इसके दोस्त इसी की वजह से ही मारे गए थे और उसे कहते हैं कि तेरे पास बस ताकत ही आई है, तेरे पास बुद्धि की कमी है, तेरे वजह से सारे लोग मुसीबत में हमेशा पड़ जाते हैं जैसे कि 2 साल पहले तेरे दोस्त पड़े थे। उसकी ऐसी बातें रोकुरो के मन में अब चुभने लग जाती है कि वो उस बात को बीच में क्यों लेके आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ अब उसके फादर जो होते हैं वो उसके ऊपर स्पिरिचुअल एनर्जी का अटैक भी करते हैं। रोकुरो बड़ी मुश्किल से उन अटैक से बच रहा होता है, पर एट द एंड वो उन अटैक से बच ही जाता है। अब माया जो होती है उन्हें रुक जाने के लिए कहती है, पर दूसरी तरफ माया के फादर जो होते हैं वो रुकते नहीं हैं। वो कहते हैं अगर इस बार मैंने इसे माफ़ कर दिया तो ये अगली बार किसी और को मुसीबत में डालेगा। इस प्रकार हम सारे एग्जॉर्सिस्ट भी किसी दिन मुसीबत में पड़ जाएंगे। वो रोकुरो पे बार बार अटैक कर रहे थे। रोकुरो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो 12 सेजों में से एक सेज यानी कि सबसे ताकतवर सेज है। अब वो वहाँ पे आते हैं और रोकुरो का तलिस्मान उससे ले लेते हैं जो कि उसे गॉन्गलेट बनाने में मदद करता है। ये होता हुआ देख के वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि बिना तलिस्मान के वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। और वहीं दूसरी तरफ अब रोकुरो जो होता है वो उसके पेट में लात मारते हैं और उसके ऊपर पाँव रख के कहते हैं कि अब तुम अपने काम से काम रखना, माया के पास भी अगली बार मुझे मत दिख जाना वरना तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। तो दूसरी तरफ बिनियो जो होती है वो 2 साल पहले इंसिडेंट के बारे में जानना चाहती थी जिसके पर माया के फादर उसे बताते हैं उसके अंदर रोकुरो की ही गलती थी। रोकुरो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसके जितने भी साथी थे जो कि उस समय प्रेजेंट थे उन्होंने उन सभी को मार दिया। उसमें उसकी ही गलती है और बस इसने ये कहानी बनाई है कि एक डीमन की अटैक के अंदर उसके सारे साथी मारे गए थे।
ये सब सिर्फ एक उसका फैलाया हुआ झूठ है जिससे कि वो बच सके, पर वो मेरी नज़रों से नहीं बच सकता है। तो दूसरी तरफ बिन्यो भी हैरान थी क्योंकि उसके अंदर उसका भाई भी था जिसका कि नाम योटा था। वो भी क्या सच में रोकुरो की ही गलती की वजह से मारा गया है, क्योंकि वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता था। उसकी ये बातें तो सुन के रोकुरो के दिल के ऊपर ऐसे लग रहा था जैसे कि छुरियाँ चल रही हैं। वो अब अपनी सारी मिस्टेक को मान लेता है कि हाँ, उसी की ही पावर के आउटब्रेक की वजह से उसका भाई मारा गया था। ये सारी बातें तो सुन के अब उस बिन्यो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो उससे लाइफ एंड डेथ के मैच के लिए बोलती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके भाई का कातिल उसके सामने जिंदा रहे और उसके साथ में रहे। उसकी बात सुन के रोकुरो को अब और भी ज़्यादा खुद के ऊपर गुस्सा आने लगता है कि आखिरकार मैं किस तरह की सिचुएशन में फंस गया। वो अपनी हार पहले ही मान लेता है। वो उसे कहता है तो मुझे मार सकती हो, जिसके ऊपर अब वो गुस्से में उसके ऊपर अटैक करने के लिए अपनी इंपीरियल स्वॉर्ड निकाल लेती है। रोकुरो जो था वो काफ़ी ज़्यादा उदास होने लगता है, पर तभी वहाँ पे हमें एक आवाज़ आती है जहाँ पे माया के फादर सबसे पहले उसे रोक लेते और कहते हैं अब तुम इसे परेशान मत करो। पर तभी वहाँ पे योटा की आवाज़ आती है। योटा और कोई नहीं बल्कि बिन्यो का भाई है। वो वहाँ पे आता है। उसे देख के वो सभी लोग हैरान थे कि आखिरकार वो जिंदा कैसे बच गया, जिसके ऊपर वो बताता है कि शायद से तुम लोगों को पता नहीं है कि 2 साल पहले क्या हुआ था। वो कहता है कि उसमें रोकुरो की गलती नहीं है। वहीं बिन्यो भी हैरान थी कि उसका भाई आखिरकार जिंदा कैसे है और इतने सालों बाद यहाँ पे क्यों आया, जहाँ पे कि अब माया के फादर जो होते हैं उससे फाइट करने के लिए तैयार थी। पर उसे कहते हैं फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं यहाँ बात करने आया हूँ और कुछ चीज़ों को सुलझाने के लिए। वो कहते हैं कि इसमें रोकुरो की गलती नहीं है। दूसरी तरफ रोकुरो का उसके ऊपर गुस्सा आने लगता है। वो उससे लड़ाई करने के लिए उसके पास में जाने लग जाता है जहाँ पे योटा कह रहा होता है कि तुम्हें फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ बात करने आया हूँ। और वो उसे काफ़ी सारी पट्टियों से एक जगह पे बांध के रख देता है। उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा होती है जिसके अंदर से रोकुरो छूट पाना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। योटा कहने लगता है तुम गुस्से में काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगते हो, क्या तुम पहले ही जितने ताकतवर हो या तुम पहले से कमज़ोर हो गए हो। उसकी बातें तो सुन के अब हमें पता चलने लग जाता है कि उस समय की पहले गलती योटा की ही थी। योटा ने काफ़ी सारे लोगों को एक जगह पे इकट्ठा किया था क्योंकि योटा जानता था कि उससे ताकतवर सिर्फ एक ही लड़का है जो कि है रोकुरो। अगर उसे उसके जितना ताकतवर बनना है तब उसे कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। इसलिए उसने डोरूम के सारे छोटे छोटे बच्चों को अपने पास बुलाया। वो उनसे कहता है कि अगर तुम्हें रोकुरो जितना शक्तिशाली बनना है तब मेरे पास एक स्पेल है, उसका इस्तेमाल करके हम सब ताकतवर बन सकते हैं। बच्चे उसकी बातों पर यकीन कर लेते हैं क्योंकि वो रोकुरो और योटा जितने ताकतवर बनना चाहते थे, क्योंकि वही डीमंस को मारते हैं। पर योटा उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करने लग जाता है और वो उन सबका सेक्रीफाइस करना चाहता था। दूसरी तरफ रोकुरो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है पर वो नहीं खोल पा रहा था। दोनों लड़कियां कहते हैं योटा उनके साथ में शायद खेल रहा होगा, इसलिए उस बात पे ध्यान नहीं देते। रात हो जाती है। रात होते ही वो वापस से योटा का कमरा खोलता है पर उसे नहीं खोल पाता है। एक लड़की के ऊपर एक एनर्जी स्लैश आता है और उसके छींतड़े उड़ जाते हैं। एक दूसरी लड़की जो किसके साथ ही थी, अपने साथी को ऐसा पा के वो काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो रोकुरो के पास में जाती है और उसे सारी बातें बता देती है रोते हुए। अब उन दोनों को ही नहीं समझ में आ रहा था कि आखिरकार क्या हो रहा है, योटा क्या करने की कोशिश कर रहा है। पर कुछ शैतान कमरे से बाहर निकल के आते हैं जो कि उन्हीं के ही साथी थे। अब वो डीमन से बदल चुके होते हैं। ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। वो गेट खोलने की कोशिश करते हैं भागने की, पर वो गेट नहीं खुल रहा होता है। अब एक शैतान उसकी दूसरी साथी को पकड़ के भी खा जाता है। रोकुरो जो होता है अब काफ़ी ज़्यादा सदमे में जा चुका था कि आखिरकार क्या हुआ, योटा ये सब क्यों करना चाहता है। योटा क्या अपनी शक्ति पाने के चक्कर में इतना ज़्यादा पागल हो चुका है कि उसने अपने सारे साथियों को मॉन्स्टर में बदल दिया। इसी वजह से उसने अपने सारे साथियों को मार दिया था। ये बात तो जान के बिन्यो कहती है ये सब झूठ है, मेरा भाई कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, वो एक काइंड पर्सन था। पर दूसरी तरफ वहाँ पे माया के फादर बताते हैं कि इस तरह की कुछ टेक्निक होती है जिससे कि हम डीमन से डील करके ताकतवर बन सकते हैं। शायद इसने उसी टेक्निक का इस्तेमाल किया और सभी बच्चों को सेक्रीफाइस करके खुद को ताकतवर बनाने की कोशिश की और वो इसमें कामयाब भी हो गया। अब दूसरी तरफ बिन्यो जो होती है अपने भाई को कहती है कि भाई कह दो ये सब झूठ है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। पर माया के फादर उससे बात करने के लिए उसे मना कर देते हैं क्योंकि उसके कहने से उसका भाई नहीं बदल जाएगा, क्योंकि उसके भाई की उसके सामने एक अलग पर्सनैलिटी थी और बाहर एक अलग, जहाँ पे कि योटा खुद कंफर्म करता है कि उसने हमेशा से ही अपनी छोटी बहन को एक अनोइंग बीच की तरह देखा है। उसने कभी भी उसे अपनी बहन नहीं माना है, वो हमेशा सिर्फ उसके बीच में ही आती रहती थी उसके रास्ते के। इस वजह से वो ताकतवर भी नहीं बन पाया था शुरुआती समय में। उसकी बात सुन के वो हैरान थी, जो कि उसका एक काइंड पर्सन भाई था वो इतना ज़्यादा कैसे बदल सकता है कुछ समय बाद ही। जहाँ पे उसका भाई कहता है कि मेरे पास तुम्हें मारने के लिए उस समय कोई रीज़न नहीं था और अभी भी नहीं है, तुम भगवान से शुक्रिया अदा करो कि मैं तुम्हें नहीं मार रहा हूँ। दूसरी तरफ अभी जो होता है वो सारी उन बैंडेजेस से बाहर आता है और वो कहता है योटा बस तुम
इंतज़ार करना, जिस दिन मैं ताकतवर बनूंगा उस दिन मैं तुम्हें बिल्कुल अच्छे तरीके से ख़त्म कर दूंगा और अपना पूरा रिवेंज तुमसे ले लूँगा। उसकी ये बात तो सुन के वो कहता है कि अभी तुम्हारे पास वो ताकत नहीं है। दूसरी तरफ रोकुरो जो होता है गॉन्गलेट को बाहर निकालता है। ये देख के वो हैरान था कि बिना तलिस्मान के आखिरकार रोकुरो इस तरह के अपने गॉन्गलेट को कैसे बाहर निकाल सकता है। वो काफ़ी ज़्यादा रेज में आ चुका था। माया के फादर बिनियो को कहते हैं अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। अब रोकुरो जैसे उस पर अटैक करने जाता है योटा पे, योटा बड़े आराम से उसका अटैक रोक लेता है और वो कहता है कि तुम्हारे पास अभी इतनी ताकत नहीं है कि तुम मुझे हरा सको, तुम्हें अभी और भी ज़्यादा टाइम लगेगा, और उसे पीछे धक्का दे देता है। वापस से रोकुरो उस पे अटैक करने के लिए आगे आता है, पर रोकुरो को नहीं पता होता है कि उसके पास जो गॉन्गलेट है वो उससे ज़्यादा ताकतवर है। सेक्रीफाइस करने के बाद वो और भी ज़्यादा ताकतवर बन चुका है और अब वो उसके मुकाबले में यानी कि उसकी रेंज का बंदा नहीं है, वो अब उसकी आउट ऑफ रेंज का बंदा बन चुका है। दूसरी तरफ योटा जो होता है उसे बार बार मार रहा था। अब बिनियो की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। अपने भाई को इस तरह बदलता हुआ देख के रोकुरो जिससे वो अभी मिली है वो उसे मरता हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए अब वो उसकी रेंज के अंदर ही बीच में जाती है और वो उसे रोक लेती है, जिसके अंदर बिनियो खुद ही इंजर्ड हो जाती है क्योंकि रोकुरो की पावर काफ़ी ज़्यादा थी और वो पीछे कंटेनर पे जाके भिड़ती है जहाँ पे योटा उछल के दूसरी तरफ आ जाता है और वो वहाँ पे कहता है कि आखिरकार रोकुरो तुमने अपनी दोस्त को ही इंजर्ड कर दिया। बिनियो कहती है कि तुम रुक क्यों नहीं जाते। योटा कहता है कि मैं तुम्हें एक अच्छी पोजीशन देने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम मेरी साइड में आ जाओ मैं तुम्हें ताकतवर भी बना दूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो और तुम बस मेरी टीम में आओ। दूसरी तरफ रोकुरो कहता है कि मैं तुम्हारी टीम में नहीं आना चाहता हूँ, मैं भी डीमंस के साथ डील नहीं करना चाहता, मैं एक इंसान बना रहना चाहता हूँ और तुम बस इंतज़ार करो, समय रहते जब मैं ताकतवर बन जाऊँगा तब मैं बदला ले लूँगा। अब माया के फादर जो होते हैं वहाँ से माया को उठा के चले जाते हैं। माया के फादर माया को लेकर रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। उनके वहाँ से चले जाने के बाद में बिनियो जो होती है अब वो उसके सामने सर झुका के माफ़ी मांगने लग जाती है, जो कि कुछ भी चीज़ उसके भाई ने उसके साथ की वो बुरी थी, वो माफ़ी मांगना चाहती थी। तो दूसरी तरफ रोकू जो होता है उसे माफ़ी मांगने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं ही बेवकूफ़ था जो कि उस समय के बाद में कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया और ना ताकतवर बना, वरना आज मैं सभी लोगों का बदला उससे ले लेता। आज भी मैं उतना ही ताकतवर हूँ जितना मैं 2 साल पहले था। अब मुझे और भी ताकतवर बनना है अगर मुझे योटा को हराना है। वो अब दृढ़ निश्चय बना चुका था जो कि था योटा को आगे चल के मारना। और वहीं दूसरी तरफ बिनियो जो कि योटा की बहन है वो भी उससे वादा करती है, वो भी उसके साथ ताकतवर बनेगी और योटा को जान से मार देगी। अब दोनों का एक ही संकल्प बन गया था जो कि अब उसे वो पूरा करना चाहते हैं। घर के अंदर हमें दिखाते हैं जहाँ पे कि रोको ने माया के फादर से खुद को वापस से ट्रेन करने के लिए कहा था, पर माया के फादर ने उन्हें ट्रेनिंग देने से मना कर दिया था क्योंकि वो चूहों को शेर बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है बिनियो जो होती है वो घर के अंदर अपने कोई दूसरे मास्टर को लेके आई हुई होती है। उन्हें देख के तो रोको की आंखें फटी रह जाती है। सामने एक ब्लॉन्ड हेयर करके एक गर्ल खड़ी थी जो कि उसकी मास्टर है और वो उन्हें यहाँ पे ट्रेनिंग देने के लिए आई है। वो दोनों जो होते हैं एक और सेज को देखते हैं। वो दोनों सेज हैं उन 12 सेजों में जिसके अंदर मास्क पहनी हुई लड़की जिसका नाम टाटा है वो और भी ज़्यादा ताकतवर है, यानी कि वो आधे सेजों से ताकतवर है। वो उन्हें खुद का डिसिपल बनाने के लिए कहते हैं, जिसपे वो सेज जिसका नाम सुबुरु है वो मान जाती है। वो उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए तैयार होती है, इसलिए वो उन्हें अगले दिन एक टास्क देती है जो कि था एक बुटीक शॉप पे जाने का, जिसके बाद में उनकी ट्रेनिंग वहीं से शुरू हो जाएगी। ये बात तो सुनकर रोकू एक पल के लिए हैरान था, पर वो वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे कि सुबुरु ने उन्हें कहा था कि अपनी पसंद की एक अच्छी सी ड्रेस ढूंढ लेना और एक डेट पे जाना। ये बात तो सुनकर रोकू गुस्से में था, पर अब वो लोग एक डेट पे चले जाते हैं जहाँ पे शुरुआत में तो उनमें थोड़ी बहुत बहस होती है, पर समय के साथ साथ वो अब थोड़ा टाइम अपना एंजॉय करने लग जाते हैं। उस दिन का वो एक जगह पे बैठ के अपना फेवरेट खाना खाते हैं और जैसे ही वो खाना खा रहे होते हैं उन्हें डीमंस का वहाँ पे आभास होता है। डीमन का आभास होते ही जो बिनियो होती है वो उल्टी दुनिया का दरवाज़ा खोल देती है और मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए चली जाती है, जहाँ पे काफ़ी सारे डीमंस जो होते हैं वो फैले हुए थे, उन्हें मारने के लिए अपनी पावर्स को खोल लेते हैं। जैसे वो अपनी पावर्स को खोलते हैं हमें दिखाया जाता है कि सबसे पहले रोकू जो होता है उसकी पावर आउट ऑफ हैंड निकल जा रही होती है। उसके हाथों से आउट ऑफ हैंड पावर जाते ही वो रेज में आ चुका था। वो अब उसके ऊपर भी यानी कि बिनियो के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करता है, पर बिनियो ने उसके अटैक को रोक लिया था और वो उसके ऊपर एक स्पेल का इस्तेमाल करती है। वहीं दूसरी तरफ रोकू जो होता है उसे दूर हट जाने के लिए कहता है वरना उसके लिए मुसीबत पड़ सकती है, पर उसके स्पेल से उसकी पावर वापस से कंट्रोल में आ जाती है। अब दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं और मॉन्स्टर से एक एक करके फाइट करने लग जाते हैं।
मॉन्स्टर की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है। तो दूसरी तरफ जब इसने एक सील लगाई थी रोकू के हाथ के ऊपर, उसकी पावर आधी हो चुकी थी। इसका मतलब है कि अब बिनियो भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे काफ़ी सारी दिक्कतें हो रही होती है मॉन्स्टर से फाइट करने में। तो दूसरी तरफ रोकू जो होता है बिनियो को पकड़ते हुए बाकी सारे मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है और इसी बीच वो दोनों ही इंजर्ड हो रही होते हैं। पर उसी समय हमें दिखाया जाता है सुबुरु जो कि बिनियो की मास्टर है वो वहाँ पे आ जाती है। उसके आते ही वो अपने बातें उन्हें बताती है जहाँ पे उन्हें सबसे पहले एक दूसरे की मदद की थी। वो देख के वो काफी ज्यादा खुश थी। अब वो अपना तलिस्मान बाहर निकालती है और एक गन को अपने हाथ में ले लेती है, जैसे कि आजकल के अमेरिकन टीनेजर्स अपने हाथ में बंदूक लेके कत्ल करते रहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे मास्टर भी जो होती है डीमंस का कत्लेआम कर रही होती है अपनी गन से। रोकू ये देख के हैरान था कि आखिरकार इसके पास में कितनी गन है, इतनी गन तो रशिया के पास भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर जो होती है हर प्रकार की गन निकाल रही होती है, जिसके अंदर गैटलिंग गन से लेके मशीन गन और बाकी वन हैंड गन और शॉट गन भी होती है। मॉन्स्टर जो होते हैं एक एक गन के शॉट में मारे जा रहे होते हैं। मास्टर तो हेडशॉट की दीवानी है, वो हेडशॉट पे हेडशॉट ही मार रहे हैं। दूसरी तरफ हमें डाटा को दिखाया जाता है। डाटा जो कि बाकी की सेज है वो भी बिना हिले ही काफी सारे मॉन्स्टर्स को हरा देती है। इससे हमें पता चलता है कि ये कितने ज्यादा ताकतवर हैं। सेज के अंदर भी समय बीतता है और धीरे धीरे करके इन्होंने सारे मॉन्स्टर्स को हरा दिया होता है जितने भी उनके आसपास थे। और वहीं ये चीज तो देख के रोकू और बिनियो काफी ज्यादा हैरान थे। अब वहीं पे सेज जो होती है यानी कि सुबुरु उन्हें अब अपने साथ चलने के लिए कहती है। अब वो रियल वर्ल्ड के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे वो जैसे ही अपने घर के अंदर जाते हैं वो अपने सामने देख पाते कि उनका घर पूरे तरीके से बदल चुका है। वो एक शाही घर लग रहा होता है। ये देख के वो दोनों ही हैरान थे। अब वहीं मास्टर जो होती है वहाँ पे आती हैं, जिनके कपड़े इस बार बदल चुके थे। उन्हें देख के रोकू हैरान था और काफी ज्यादा ब्लश करने लग जाता है। बिनियो उसके पाँव पे मारती है और कहती है अपने काम से काम रखा करो। वहीं दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है उनके टास्क में अब उन्हें एम्ब्रॉयडरी करनी पड़ती है। इस तरह का टास्क कर करके वो पक चुका था। वो मास्टर से कहता है आखिरकार आप हमें ऐसा काम क्यों दे रहे हो। बिनियो कहती है तुम्हें भी फोकस की जरूरत है और ये चीज तुम्हारा फोकस बढ़ाती है। इसी की मदद से तुम अपनी पावर इंक्रीज कर पाते हो और इसी की मदद से तुम आने वाले समय में ताकतवर बन पाओगे। वहीं दूसरी तरफ वो मास्टर के लिए चाय लेके जाता है। चाय देख के मास्टर कहती है मुझे नाश्ता भी तो चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ बिनियो जो होती है नाश्ता बड़ी ही तेजी में भगती हुई लेके आती है। इस प्रकार की सेवा पानी देख के तो मास्टर काफी ज्यादा खुश होती है और इन दोनों की तारीफ करती है। कंधा दबाने के लिए रोकुरो को कहती है रोकुरो अब असली ट्रेनिंग चाहता था। ये बात तो सुन के मास्टर कहती है मैं एक शर्त पे तुम्हें असली ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाऊंगी, अगर तुम मुझे छुपन छुपाई के अंदर हरा देते हो। ये बात तो सुन के मास्टर और रोकुरो सभी लोग हैरान थे। क्या क्या मास्टर ऐसी चीज क्यों कह रही है कि छुपन छुपाई में उन्हें हराना है। ये तो उनके बाएं हाथ का खेल है, जिसपे मास्टर भी मान जाती है और कहती है तो ठीक है अब तुम दोनों के साथ में मैं ये गेम प्ले करने वाली हूँ। अगर तुम जीत जाते हो तब मैं तुम्हें असली ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाऊंगी। बिनियो काफी ज्यादा हैरान थी क्योंकि मास्टर भी पहली बार इस तरह का गेम उसके साथ में प्ले कर रही है। एक पल के लिए तो रोकुरो को लग रहा होता है कि हाइड एंड सीक जैसी गेम तो काफी ज्यादा आसान है, अगर हम मास्टर को ढूंढ लेते हैं तो मास्टर हमें ट्रेनिंग देगी। ये काफी ज्यादा आसान है पर उसे ये नहीं पता होता है कि उनकी गुरु है। ये इतना ज्यादा आसान भी नहीं होगा जितना कि वो सोच रहा है। अभी हाइड एंड सीक का गेम शुरू हो जाता है। मास्टर जो होती है एक ही जगह पे खड़ी होती है और वहां से एक ही पल में गायब हो जाती हैं। मास्टर को गायब होता हुआ देख के वो दोनों ही हैरान थे। अब आखिर वो उन्हें कहाँ ढूंढेंगे। पूरे घर के अंदर छानबीन चालू होती है, जहाँ पे रोकुरो के कमरे के अंदर भी जाते हैं। बिनियो को एक मैगजीन मिलती है जो कि लड़कियों की होती है। ये देख के वो उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा थी, पर उसी के अंदर से हमें एक लेटर प्राप्त होता है जिसके अंदर मास्टर ने ये लिखा था कि तुम घर ही के अंदर मुझे मत ढूंढो, मैं घर के बाहर भी हो सकती हूँ, यानी कि इस पूरी सिटी के अंदर। ये बात तो सुन के वो दोनों सिटी के अंदर उन्हें ढूंढने लग जाते हैं। वो धीरे धीरे करके एक जगह पे जा रहे थे जहाँ पे रास्ते के अंदर दो लड़कियां बात कर रही थी कि वो लड़की काफी ज्यादा सुंदर थी, हमें उसके साथ एक फोटो लेनी चाहिए थी। रोकुरो ये बात तो सुन के समझ जाता है कि वो जरूर मास्टर थी। वो उनसे उसका पता पूछता है जिससे कि वो एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे कि एक कैफे होता है। वहाँ पे उनकी मास्टर चाय पी के वहाँ से पहले ही जा चुकी हुई होती है। ये बात बिनियो से बताती है और वहाँ पे एक सर्वर भी जो होती है सर्वेंट, वो भी उन्हें ये चीज़ें बताती है। और वो लोग उन्हें ढूंढते हुए एक दूसरी दिशा में जाने लग जाते हैं जहाँ की कपड़े की थी। वो कपड़ों की दुकान की मालिक भी कहती है कि हाँ यहाँ से वो लड़की जा चुकी है। एक कैफ़े के अंदर वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ से वो जा चुकी होती है। अब एक रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ पे क्या आदमी कहता है तो तुम सुंदर लड़की को ढूंढ रहे हो। रोकुरो कहता है हाँ हम उसी को ढूंढ रहे हैं, जिसके ऊपर वो कहता है कि उसी लड़की ने मुझे कहा था मुझे ढूंढते हुए कुछ लोग आएंगे, उससे मैं पैसे ले लूँ, तो लाओ अब मेरे पैसे दो, जो कि वो खाना खा के गई थी। रोकुरो को अपनी जेब
खाली करनी पड़ जाती है। अब वो मास्टर को ढूंढते ढूंढते ये बात उन्हें पता चलती कि वो डाइट पे रहती हैं, तो ज़रूर जुम्बा क्लासेस भी गई होंगी। अब वो लोग जुम्बा क्लासेस की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि उसी जगह पे मास्टर अपना पेट जो है वो पतला करती हैं। वो मोटी हमेशा नहीं रह सकती, क्योंकि वो एक डाइट के ऊपर भी चलती हैं। और वो जैसे ही उस जुम्बा क्लास के अंदर पहुंचते हैं, वहाँ पे लंबे बालों वाली एक लड़की थी। जैसे ही उसे देखते हैं उन्हें पता चलता है ये तो डाडा मास्टर है, यानी कि वही सेज में से। और उस पर्चे के अंदर लिखा था, तुम अभी तक मुझे नहीं ढूंढ पाए, तुम काफ़ी ज़्यादा स्लो हो। अब वो घूमते घूमते एक जगह पे आते हैं जहाँ पे कि एक डीमन आ रहा होता है। वो उल्टी दुनिया का दरवाज़ा खोलते हैं, क्योंकि उस डीमन को हरा के ही वहाँ से जाएंगे। वो जैसे ही उस दुनिया के अंदर आते हैं, यानी कि उल्टी दुनिया में, सामने एक डीमन होता है जिसके 8 टेंटिकल्स होते हैं। वो एक ऑक्टोपस होता है, वो उन पे अटैक करने लग जाता है। वो दोनों अपने फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो फुल पावर का इस्तेमाल करेंगे तो उन दोनों में से एक न एक का इंजर्ड होना जायज़ है, क्योंकि वो अपनी पावरफुल स्ट्रेंथ पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो छोटी मोटी ताकत का इस्तेमाल करके उसे हराने की कोशिश करते हैं, पर वो ऑक्टोपस मॉन्स्टर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होता है। उनकी किसी भी तरह के आम अटैक का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। उसी बीच में वो मॉन्स्टर जो होता है वो बिन्नियों के ऊपर अटैक कर देता है, और वो उस अटैक से बिन्नियों थोड़ी पीछे जाके गिरती है। और वो मॉन्स्टर जो होता है आसपास में धुआं फैला देता है। उस धुएं की वजह से उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता है, और वो पीछे से उनके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होता है। बिन्नियों समझ जाती है अगर मैं फुल पावर का इस्तेमाल इस जगह पे करूंगी तो रोकू इंजर्ड हो सकता है, इसलिए वो भी अपनी फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। दूसरी तरफ रोकू भी अपने उस गॉन्गलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। दोनों अब बहुत ही कठिन सिचुएशन में फंस चुके होते हैं, जहाँ से बाहर निकलना उन दोनों के लिए मुश्किल होता है। फिर भी वो एक दूसरे से बातचीत करते हुए मॉन्स्टर का पता लगाने की कोशिश करते हैं। उसी बीच में जो बिनियो होती है वो मॉन्स्टर के अटैक को डॉज कर रही होती है, पर उसकी दूसरे टेंटिकल से वो पिट जाती है, वो नीचे जाके गिरती है। रोको को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वो मॉन्स्टर को कैसे हराएगा। दोनों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ये मॉन्स्टर वाकई में अपनी सोच से भी उनका खतरनाक निकल रहा होता है, और आसपास के अंदर धुआं फैलने की वजह से वो मॉन्स्टर को भी नहीं देख पा रहे होते हैं। रोको अपने फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाता है, और ना ही बिनियो। अब वो दोनों आपस में थोड़ा टीम वर्क बनाते हैं, और वो मॉन्स्टर के मूवमेंट का अंदाज़ा लगाते हुए उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसी बीच में बिनियो जो होती है अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करके उसे एक टेंटिकल काट देती है। ये चीज़ उन दोनों को थोड़ी एडवांटेज देती है कि अब उसके 8 हाथों में से एक हाथ कट चुका है। अब उनके पास चांस है उसे हराने का। एट द एंड वो उसे हरा देते हैं। दूसरी तरफ सुबुरु मास्टर ऊपर खड़ी हुई होती है, जो कि उनकी तारीफ करती है और कहती है, वाकई में तुम दोनों तो लाजवाब हो, तुमने एक दूसरे की मदद करके इस मॉन्स्टर को हरा ही दिया जो कि ताकतवर था। अब वो कहती है कि अभी तक तुम्हारा मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है मुझे ढूंढने का। दूसरी तरफ वो उन्हें ये भी बताती है कि रोको ने अपने हाथ पे कंट्रोल करने का भी काफ़ी अच्छा तरीका ढूंढ निकाला है। अब वो अगर अपने हाथ को कंट्रोल कर पाता है तो वो ताकतवर बन सकता है। उसकी बात सुन के वो दोनों ही खुश होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है मास्टर वहाँ से गायब हो जाती है, और अगले दिन वो वहाँ से चली जाती हैं। उन्हें कहती है तो हम कुछ दिनों बाद मिलेंगे जब तुम दोनों ताकतवर हो जाओगे। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है बिनियो जो होती है एक और मैगजीन निकालती है, जो कि अभी तक उसने छिपा के रखी हुई थी रोको ने। अब हमें दिखाया जाता है रोको जो होता है अंडरग्राउंड ट्रेनिंग कर रहा होता है, जहाँ पे वो अपने गॉन्गलेट की मदद से इस तरह का प्रेशर निकाल रहा होता है जिसकी मदद से वो आसपास की मोमबत्तियों को बुझा रहा होता है। इस तरह की ताकत से ही वो योटा को हरा सकता है, पर उसे ऐसा लग रहा होता है कि योटा को हराने के लिए उसे और भी ज़्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा, और अभी की जो उसके पास ताकत है वो उसका बाल भी बाका नहीं कर सकती है। इसलिए वो बार बार प्रैक्टिस करता है जब तक कि उसे का मन नहीं भर जाता है इस ट्रेनिंग से। और जैसे ही उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है आज की, वो खाना खाने के लिए उस अंडरग्राउंड ट्रेनिंग फैकल्टी से बाहर निकल के आता है और दूसरी तरफ जाने की ट्राई करता है। जैसे वो वहाँ से बाहर निकल के आता है वो देखता है कि किचन के अंदर से काफ़ी ज़्यादा धुआं बाहर निकल रहा होता है, जहाँ पे माया जो होती है उसके लिए एक न्यूक्लियर खाना बना रही होती है, और वो खाना उसे खाना ही पड़ेगा। ये चीज़ तो देख के रोको की जान ही निकल जाती है। वो कहता है आखिर तुमने इसमें क्या क्या मिला है, जिसमें बताती है मैंने इसमें बैगन, करेला, आलू, शिमला मिर्च, मैंने वो हर एक सब्जी मिला दी है जो कि आसानी से बाज़ारों में मिल जाती है। ये तो सुन के उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। वो कहता है आखिर तुम क्या पका रही हो, ये तुम खा भी पाओगी। जिसके ऊपर वो कहती है तुम उसकी चिंता मत करो और ये चीज़ तुम्हें भी खानी पड़ेगी, इसी की ही मदद से तुम ताकतवर बनोगे और योटा को हरा पाओगे। उसकी बात तो सुन के वो कहता है शायद से इसका दिमाग ख़राब हो चुका है। पर दूसरी तरफ बिन्यू जो होती है एक गिलास खुद के लिए भी निकालती है और वो कहती है तो देखो अब मैं तुम्हें इसे खा के बताऊंगी। उसे चबाते हुए पूरे को खा जाती है। ये देख के रोको को लग रहा होता है शायद से आसान बात होगी, इसलिए इसने कर लिया। वो एक लड़का है और वो एक लड़की, वो लड़की को तो हरा देगा, पर जैसे ही वो उसे खाता है उसकी जान ही उसके शरीर से निकल जाती है। अब रोको जो होता है अब वहाँ पे बिन्यू के लिए खाना बनाने का तय कर चुका होता है। वो धीरे धीरे करके उसके लिए खाना भी पका चुका होता है और बस उसका इंतज़ार करने की फिरात में था कि वो कब यहाँ पे आएगी और ये खाना टेस्ट करेगी, क्योंकि उसका बना हुआ खाना तो काफ़ी ज़्यादा बेकार था
और जो इस बार रोको ने खाना बनाया है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है धीरे धीरे करके समय बहुत ही ज़्यादा हो रहा होता है और दूसरी तरफ बिन्यो भी अभी तक घर पे नहीं आई होती है। वो एक ही डायरेक्शन में भाग रही होती है जहाँ पे बिन्यो का पेट बताता है कि अंधेरा हो चुका है, हमें जल्दी से घर जाना पड़ेगा। पर पीछे वाले रास्ते से उल्टी दुनिया का दरवाज़ा खुल रहा होता है। यहाँ से बिन्यो समझ जाती है कि ये ज़रूर वहाँ पे मॉन्स्टर होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है और उसे हराने के लिए वहाँ से चली जाती है। अब हमारा सीन यहाँ से चेंज होता है और अब हमें दिखाया जाता है रोको को। रोको जो होता है बिन्यो का पीछा करते हुए वहाँ पे आ जाता है जहाँ पे बिन्यो रोजाना जॉगिंग के लिए जाया करती थी, पर वहाँ पे बिन्यो नहीं होती है। अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें दिखाया जाता है कि जैसा कि रोको ने सोचा था कहीं वो किसी मॉन्स्टर को तो मारने नहीं चली गई होगी, वो वहाँ पे मॉन्स्टर को ही मारने के लिए जा चुकी थी। अब हमें दिखाया जाता है वो अपनी स्वॉर्ड लेके मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए तैयार थी। सामने क्लोसल मॉन्स्टर को हमें दिखाया जाता है जो कि उनसे फाइट करने के लिए वहाँ पे आ गया था। अब दूसरी तरफ बिन्यो जो होती है उसे देख के उसके ऊपर अटैक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है और वो उसे जैसे ही मारने वाली थी हमें दिखाया जाता है कि वो पहले ही खत्म हो चुका था और उसके अंदर से एक आदमी बाहर निकलता है। वो कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो, तुम इंसान तो नहीं है एग्जॉर्सिस्ट। मैं जानना चाहता हूँ क्या तुम ट्विन एग्जॉर्सिस्ट को जानती हो? अगर तुम उसे जानती हो तो तुम मुझे बता दो, इसकी मदद से मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं। उसकी इस तरह की बातों को सुन के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थी कि आखिरकार वो कह क्या रहा है। अब वो उस पर गुस्से में अटैक करने लग जाती है क्योंकि अब उसे पता चल चुका था उसके माँ बाप को मारने वाला कातिल और कोई सा डीमन नहीं बल्कि सामने वाला डीमन ही है। इसलिए वो अपनी इंपीरियल स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करने की अपनी पूरी कोशिश करती है, पर उसके अटैक को डॉज करते हुए उसकी इंपीरियल स्वॉर्ड को अपने एक हाथ को आगे करते ही तोड़ देता है। इस तरह की पावर पहली बार बिन्यो ने देखी थी, इसलिए बिन्यो नहीं समझ पा रही होती है कि आखिरकार वो उस डीमन को कैसे हराएगी। दूसरी तरफ वो डीमन जो होता है उसे याद आने लग जाता है कि आखिरकार ये किसकी लड़की है। ये उसी की लड़की है जो कि इसने कुछ समय पहले इसके माँ बाप को मारा था और इसको चॉइस दी थी कि आखिरकार तुम अपने किस पेरेंट्स को बचाना चाहती हो। अब बिन्यो जो थी वो काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है कि सबसे पहले उसका भाई उसके खिलाफ हो गया, दूसरी तरफ उसके माँ बाप का जो एनिमी था वो उसी के ही सामने अब उसको ख़त्म करने वाला है। दूसरी तरफ वो डीमन जो होता है वो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले तो छोड़ दिया था, पर लगता है कि तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है तो तुम इस बार भी मारी जाओगी। मैं तुम्हें अभी भी 2 चॉइस देता हूँ, खुद का सर पटक पटक के ज़मीन पे खुद मर जाओ या मैं तुम्हारे ऊपर अपना पाँव रख के तुम्हारा सर कुचल दूँ। अभी भी तुम्हारे पास 2 चॉइस है, जल्दी से चुन लो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। उसकी बात सुन के अब बिन्यो जो थी काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है। उसे पता नहीं था कि उसकी ज़िंदगी अब इस तरह ख़त्म होगी बिना अपने माँ बाप का बदला लिए। जब फ्यूनरल का टाइम था तब उसने वादा किया था अपने माँ बाप से कि उनका बदला लेके रहेगी। वो रोने लग जाती है, पर तभी हमें दिखाया जाता है कि एक अचानक से एक स्पीड में एक बंदा आता है और वो अपने मुक्के से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है और वो डीमन जो था वो दूर जाके गिरता है और वो और कोई नहीं बल्कि रोकू होता है। रोकू कहता है बिन्यो तुमने हमारे साथ गद्दारी की है, तुम अकेले ही से फाइट करने के लिए आ गई, जबकि हमने वादा किया था कि हम दोनों मिलकर ही मॉन्स्टर से फाइट करेंगे। अब जैसे ही वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे वो उसे खाना देता है और ये देख के तो वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वो डीमन उसमें अटैक करने के लिए आ रहा था, पर तभी एक और ताकतवर डीमन बीच की फाइट में आ जाता है और जैसे ही वो डीमन बीच में आता है वो उसके ऊपर अटैक करता है इस दूसरे डीमन पे और उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए रोकू जो होता है वो बिन्यो को लेके असली दुनिया में आ जाता है। वो बिन्यो को ठीक करता है। बिन्यो कहती है कि तुम मुझे मत रोको, वो मेरे माँ बाप के कातिल है और मैं उसे पकड़ के उसे मारना चाहती हूँ। उसकी ये बात तो सुन के रोकू जो होता है वो कहता है कि तो तुम चिंता मत करो, जो तुम्हारा कॉमन एनिमी है वो मेरा भी एनिमी है, हम दोनों ही मिलके उसके ऊपर हमला करेंगे और उसे मार देंगे। और इसी के साथ में ये वाला सीज़न एंड होता है। अगर आपको इसका अगला सीज़न देखना है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब